और प्लीज़ रेगुलर आएँ। बाद बाकी तो सब पुराने चेहरे दिख रहे हैं, एक दो बच्चा भी नहीं आया है। राइट राइट राइट, ठीक है। हम लोग कहाँ पर थे कल? लास्ट वुमेन से रिलेटेड इशूज़ था, महिला से रिलेटेड था। राइट, हमने इसमें कुछ पॉइंट्स लिखा भी था और कुछ लिखवा भी रहे थे। राइट है। हमारे सोसाइटी में महिलाओं से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे ब्रॉडली, कि प्रेजेंट टाइम में महिलाओं को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, व्हाट आर द बेसिक प्रॉब्लम, whether it is a gender biasness, whether it is a sexual harassment, whether it is a domestic violence, right? And in last class we have discussed some topics and NGO पर थे शायद हम लोग, right? In post independent India NGOs। देखो, गवर्नमेंट की जब पॉलिसी और स्कीम देखते हैं तो उसमें एक दो पॉइंट ये भी है कि राष्ट्रीय महिला कोष और या इंदिरा महिला कोष ऐसे भी 1993 में बनाई गई थी, जो फंडिंग करने के लिए एनजीओ को। राइट है, महिला कोष, इंदिरा महिला कोष। निर्भया फंड भी एक बनाया गया था 2013 में, निर्भया फंड। राइट, और इंटरनेशनल वुमेन कॉन्फ्रेंस होता है 1975 में, और 4 कॉन्फ्रेंस जो हैं, जैसे मैक्सिको सिटी है आपका, नैरोबी है, बीजिंग है, तो इन सब शहरों में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी हुआ। इन शॉर्ट, महिलाओं के अधिकार के लिए या महिलाओं को एम्पावर करने के लिए हमारी गवर्नमेंट और एनजीओ एंड इंटरनेशनल एजेंसीज जो है लगातार काम कर रही है, जिससे समाज के एक वीकर सेक्शन का अपलिफ्टमेंट हो। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? एनजीओ, है ना? एनजीओ, कुछ एनजीओज के नाम मैंने बताए थे आपको। राइट राइट, एनजीओज के नाम बताए थे। ओके, कौन कौन सा एनजीओ था जी? राइट, एनजीओज थे, एनजीओज, एनजीओ YWMCA लिखवा दिया था, ठीक है। मैत्री, ठीक है, मैत्री और अक्षरा, ये 2 एनजीओ है, मैत्री एंड अक्षरा। दिस इज ऑल्सो अ एनजीओ, मैत्री एंड अक्षरा। मैत्रेय, राइट, एंड AKSHARA, अक्षरा। अक्षरा, अक्षरा ये मुंबई बेस है, मैत्री का भी मुंबई दिल्ली में बेस है, और ये रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में जो महिलाओं के लिए वर्क करती है। इनका काम है कि महिला की रेस्क्यू करना, टू एडुकेट देम, देन एडुकेट देम, टू सपोर्ट फाइनेंशियली, इनको फाइनेंशियल सपोर्ट देना और महिलाओं को मोबिलाइज करना, जिससे उनके राइट्स को, उनके अधिकारों को बचाया जा सके, दे कैन बी प्रोटेक्टेड। राइट, मैंने कल के क्लास में, लास्ट क्लास में आपको बताया था सेवा का नाम बताया था। उसके बाद मैंने AIDWA, एडवा का नाम बताया था। राइट है, जगोरी का नाम बताया था, CWDRI का नाम बताया था। उसके बाद एक और इंस्टीट्यूशन, ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच, ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच। राइट, AIDMAM, राइट। YMCA मैंने बता ही दिया था। सो अपार्ट फ्रॉम दैट और भी बड़ी सारे एनजीओज होते हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चों के लिए, जो कि मेल फीमेल दोनों से है। एक आपका बचपन बचाओ, कैलाश सत्यार्थी का आपने नाम सुना होगा, जो मिसिंग चिल्ड्रन से रिलेटेड है। उनको तो नोबेल प्राइज भी दिया गया था। राइट, गवर्नमेंट ने कुछ ऐप्स वगैरह बनाए, जैसे पेंसिल ऐप, खोया पाया, जहां मिसिंग चिल्ड्रंस को लेके या चाइल्ड लेबरर को लेकर के कंसर्न या रिपोर्टिंग कराई जाती है। सो व्हाट आई वांट टू से दैट इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया द एनजीओ हैज प्लेड an important role to promote education, empowerment, social awareness of the
वुमेन और वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, राइट। एंड सरकार के ऊपर भी एक प्रेशर का काम किया कि जिससे महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने से रिलेटेड कानून गवर्नमेंट बनाए। एक ये चीजें हुई और साथ में सरकार को थोड़ा वेकअप किया, अवेयर किया कि ये घटनाएं समाज में हो रही हैं। अब देखो रोल, किस टाइप का रोल उन्होंने प्ले किया है। एनजीओ का रोल ऑफ एनजीओज रिगार्डिंग द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। एनजीओ ने किस टाइप के रोल प्ले किए हैं, जैसे मोबिलाइजेशन ऑफ द मासेस, मोबिलाइजेशन ऑफ द मासेस, मास मोबिलाइजेशन करना, महिलाओं के अधिकार को लेकर के पीपुल को एक अवेयर करना, राइट। जैसे 19th सेंचुरी में राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई किया। इसी तरह मॉडर्न टाइम में मास मोबिलाइजेशन का काम इन एनजीओज ने किया कि पीपल को मोबिलाइज किया जाए, पीपल को अवेयर किया जाए रिगार्डिंग द राइट्स ऑफ वुमेन, राइट, महिलाओं के अधिकार के लिए। देन इमेंसिपेशन, फ्रीडम, masses regarding the women's right, even aware the women as well, women को अवेयर किया, मोबिलाइज किया कि यू कम टुगेदर। और आपने पढ़ा होगा वर्ल्ड वाइड फेमिनिज्म का मूवमेंट, क्या है फेमिनिज्म, राइट। और हमारे भारत में भी फेमिनिज्म आप देखेंगे, इवन इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज थे उसमें भी महिलाओं ने कंट्रीब्यूट किया। नाम सुना होगा आपने गौरा देवी, चिपको मूवमेंट, सुंदरलाल बहुगुणा, नर्मदा बचाओ आंदोलन में मेधा पाटेकर का कंट्रीब्यूशन, राइट। ऐसी बहुत सारी महिलाएं जिन्होंने काम किया है देश के लिए एनवायरनमेंट को लेकर। तो एक अवेयरनेस का काम किया, अवेयरनेस कैंपेन चलाया। नाउ इमेंसिपेशन, वुमेन को फ्रीडम इंश्योर करना, राइट। अब जैसे इमेंसिपेशन, उनके जो अधिकारों की रक्षा करना, फ्रीडम, जैसे वुमेन राइट्स। आपने 1970s में 90s में आप बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि महिला अधिकार को लेके महिलावादी मूवमेंट, जो लिबरल या सोशली डिफरेंट टाइप के मूवमेंट थे, लोगों में एक तरह से महिलाओं के रिगार्डिंग एक एटीट्यूडनल चेंज लाया कि उनको भी फ्री करना है, उनको भी सिर्फ डोमेस्टिक बाउंडेशन में नहीं रखना है, और महिला को उनके अधिकार दिए जाएं, उनको एजुकेशन का राइट दिया जाए, जेंडर इक्वालिटी लाए। लोगों का जो थॉट प्रोसेस है, जो ऑर्थोडॉक्सी है, उस पर भी फ्रीडम लाने की बात करी, इमेंसिपेशन, राइट है। इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन एंड ब्रिंग वुमेन इन मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स एंड सोशल स्ट्रीम्स। महिलाओं से रिलेटेड एनजीओ का काम है एजुकेट करना। बहुत सारे एनजीओ ऐसे हैं जो महिलाओं को एजुकेशन देने का काम करते हैं। कुछ जगहों पर तो फ्री एजुकेशन है, राइट है, देयर इज नो सब्सक्रिप्शन फीस, फ्री में एजुकेशन दे रही हैं, राइट। कुछ जगहों पे स्किल, जैसे हुनर, एक था आपका सरकार गवर्नमेंट चलाती है उस्ताद, एक स्कीम का नाम है हुनर उस्ताद, ऐसे स्कीम्स है, हालांकि ये तो माइनॉरिटी के लिए है। इसी तरह महिला को स्किल ट्रेनिंग, कंप्यूटर, हैंडीक्राफ्ट रिलेटेड ऐसे हुनर सिखाने के लिए जो है फंडिंग करना, उनको एजुकेट करना, फॉर्मल एजुकेशन एज वेल एज टेक्निकल एजुकेशन, नॉट ओनली फॉर्मल एजुकेशन, डिग्री लाइक BA, MA एंड कॉमर्स एजुकेशन, basically vocational training, some kind of training has to be given by this NGO that women can become financially independent. They will not depend on the male counterparts, they will be financially equipped, financially will be strong. What I would like to suggest that the NGO also play a agent for social change, right है, सामाजिक परिवर्तन का काम किया। NGO also played important role to social change. आपने नाम सुना होगा, अभी एक मी टू कैंपेन था, मी टू कैंपेन, जहां महिलाओं के हरासमेंट से सेक्सुअल हरासमेंट का मामला आता है, राइट। तो सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन का काम किया, महिलाओं के प्रति लोगों का एटीट्यूड चेंज हो, थॉट प्रोसेस चेंज हो, कि जेंडर बायसनेस
नहीं करना है और जेंडर के बेस पे महिलाओं को डिस्क्वालीफाई नहीं करना है। सोशल चेंज, समाज का नजरिया बदलने में बहुत हद तक एनजीओ ने हेल्प किया। एनजीओ गांव-गांव, शहर-शहर, रिमोटेस्ट एरिया, इवन अ कॉर्नर, इवन आई विल टेल यू कि जो बहुत सारे एनजीओ हैं फार फ्लंग एरिया में जाके महिलाओं को एडुकेशन का काम कर रहे हैं, उनके अंदर एक जागृति, एक अवेयरनेस ला रहे हैं कि आप भी महिलाओं को एडुकेशन कीजिए, महिलाएं भी वर्क करेंगी और उनके ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं कहीं कहीं पे डोमेस्टिक या सामाजिक, उनके अधिकारों की रक्षा कीजिए। राइट है। आप देखेंगे बहुत जगहों पे महिला हॉस्टल्स बने हुए हैं, एडल्ट गर्ल्स के लिए हॉस्टल्स हैं या उनके लिए बहुत सारी स्कीम चलाई जा रही हैं। एनजीओ वहाँ जाके उनको काम को सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली भी, मोरली भी, फिजिकली भी और टेक्निकल सपोर्ट देते हैं। तो एक तरह से सामाजिक परिवर्तन का भी काम कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा, कुडुम्बश्री स्कीम तमिलनाडु में स्मॉल सेविंग को बचाने का काम कर रहे हैं। बांग्लादेश में एक मोहम्मद यूनिस थे जिन्होंने माइक्रो फाइनेंसिंग में स्मॉल सेविंग का काम किया, उसमें महिलाओं की पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है। महिलाएं भारत में जो कॉटेज इंडस्ट्री है उसमें भी उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया है। सो महिला को इन सब चीज़ों के लिए इंड्यूस करना और प्रमोट करना। देन कस्टोडियन ऑफ राइट्स, ठीक है ना। एनजीओ ऑल्सो प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल टू प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स, प्रोटेक्शंस ऑफ द राइट्स, फंडामेंटल राइट, लीगल राइट या इवन अदर राइट्स। अभी आपने सुना होगा 497, ये एडल्ट्री से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट एक जजमेंट आया था कुछ ईयर पहले, और अभी आपने प्रेगनेंसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट देखा होगा। राइट, महिलाएं डिसाइड करेंगे, ऐसा नहीं है कि 26 वीक होगा या ऐसा होगा तो आप उसको किल करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 497 में क्या था, एडल्ट्री का मामला था। अगर किसी महिला का किसी पुरुष के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहा है तो उस हालात में महिलाओं को सजा नहीं मिलेगी। जो भी महिलाएं हैं उनको सजा नहीं मिलेगा, मेल पार्टनर को सजा मिल सकता है जो परपेटर है या जो बिट्रे कर रहा है। आप बोलेंगे वाइफ भी बिट्रे कर सकता है, राइट है, तो लेकिन वाइफ को सजा नहीं मिलेगी, राइट, किसी भी हालात में। 497 एडल्ट्री के केस में अगर मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है, किसी का वाइफ किसी दूसरे के साथ रिलेशन में है, उस हालात में महिला को सजा नहीं मिलेगा। ये रिसेंट आपका जजमेंट है 497 से रिलेटेड, राइट। और हाँ, अगर हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया तो फिर क्रिमिनल चार्ज बन सकता है। हाँ, वो डाइवोर्स का ग्राउंड हो सकता है, लेकिन सजा नहीं होगा। जो मेल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में उस मेल को मिलेगा या उसके हस्बैंड को सजा मिल सकता है। मान लीजिए कोई रिलेशन बनता है इस तरह से जो हमारे समाज में एक्सेप्टेंस नहीं है उसकी, तो उस हालात पे भी वुमेन को सजा नहीं मिलेगी। 497 का आप देखिएगा जो है एडल्ट्री के केसेस में। फिर अभी आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लैंडमार्क जजमेंट दिए हैं, जैसे ट्रांसजेंडर के राइट्स को लेकर के नवतेज सिंह जौहर का केस था, राइट है। लेकिन जो सेम सेक्स मैरिज को सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली स्टे लगाया, कहा कि पार्लियामेंट इस पे लॉ बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट का कुछ और जजमेंट है, जैसे सबरीमाला टेम्पल में लॉर्ड अयप्पा के टेम्पल में जाने के लिए महिलाओं को अलाउ नहीं था, कुछ खास एज के ही महिलाएं जा सकती थी। तो लॉर्ड अयप्पा वाला जो मामला है केरला में सबरीमाला टेम्पल, उसमें भी कहा कि नहीं, महिलाएं एंट्री कर सकती हैं, राइट है। बायोलॉजिकल जो डिफरेंसेस हैं उस बेसिस पर उनको जो है मंदिर में एंट्री से रोका नहीं जा सकता है। हाजी अली दरगाह में 2012-13 का जजमेंट है 2012-13 का, जहां महिलाओं को एंट्री दिया गया, राइट। सो देयर आर द नंबर ऑफ एरिया जहां पे हम देखते हैं कि महिलाओं को एडवांटेज दिया गया है या महिलाओं को प्रोटेक्ट किया गया है। दिस इज जस्ट अ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन एंड एनजीओ हैज फाइट इन दिस कंसर्न। जैसे नवतेज सिंह जौहर का केस था, या मान लीजिए अभी प्रेगनेंसी का मामला था, या इवन अभी आप जो देखोगे ट्रांसजेंडर या गे मैरिज का मामला था, सो एनजीओ काफी निर्णायक भूमिका में रहती हैं, राइट। आप देखोगे ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड जो मामले आते हैं, बहुत सारे जगहों पे एनजीओ ने महिलाओं को या बच्चों को रेस्क्यू का काम किया है। सो एनजीओ जो है काफी हद तक एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है महिलाओं को एम्पावर करने में, और राइट्स को जगह, उनके राइट्स, उनके जो अधिकार हैं, फंडामेंटल जो राइट्स हैं,
उस राइट को भी प्रोटेक्शन करने का काम करती है। सपोज कीजिए किसी महिला के पास पैसे नहीं हैं कि वो डाइवोर्स के केसेस फाइट कर सके, या मान लीजिए उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसके लिए फाइट कर सके, अगर शी कंसल्टेड विथ एनजीओ, नाउ एनजीओ विल फाइट बिहाफ ऑफ दिस वुमेन, राइट। ये भी चीजें हो रही हैं। अभी एक केस था आपका सायरा बानो का केस, राइट। सायरा बानो का केस में इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की एक विक्टिम महिला थी, कोर्ट में अप्रोच किया, एनजीओ वगैरह भी उसमें इन्वॉल्व थे, महिला इंस्टीट्यूशन भी, ऑर्गेनाइजेशन भी इन्वॉल्व थी। तो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया गया, पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक इज नॉट a constitutional, it is illegal, right? Talaq ke biddat. However, many orthodox wing of the certain community has protested and they try to resist them, but government ने कहा कि कोर्ट का ऑर्डर है, I will make it, right? अभी आपने बहुत पुराना एक मामला था जिसमें आपने सुना होगा शाह बानो का केस, राइट है। शाह बानो का केस मेंटेनेंस एंड कंपनसेशन, मेंटेनेंस का मामला था। तो उसमें भी कोर्ट ने कहा था, रिसेंटली आप देखेंगे यूसीसी लाने की बात गोवा हाई कोर्ट ने कहा है, इवन उत्तराखंड ने कहा कि भाई यूसीसी होना चाहिए, राइट। महिलाओं के अधिकार की रक्षा करी जानी चाहिए, महिलाओं के साथ अगर कहीं इंजस्टिस हो रहा है तो उनको राइट्स दिए जाए। हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी ऐसे प्रोविजंस को सपोर्ट कर रहा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो इनको प्रोटेक्शन करने की बात करी। सो व्हाट आई वुड लाइक टू से दैट the NGO is a prime instrumental, yeah, they are doing a fine job regarding the upliftment of women, and they are trying to educate them, they are trying to aware them, they are protecting their rights, they are providing financial support, emotional support, even legal support, right? So these are the role in post independent India. These are the women, these are the women institution, they are doing important job, right? तो महिलाओं से रिलेटेड ये सारी चीजें आपने पढ़ा। अब एक बचता है वुमेन कमीशंस, राइट। एनजीओ का रोल आप लिख सकते हो। अगेन आई विल टेल यू, आपको आंसर जब भी लिखना है 2 पेज से ज्यादा नहीं लिखना है, राइट। और ये मेंस का पार्ट है, इसीलिए इसको लिखना पड़ेगा। सो मेन पॉइंट और की पॉइंट आप हाईलाइट करेंगे और उनको आप लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेगमेंट में हम देखते हैं कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। अभी कौन है, ममता शर्मा है कि रेखा शर्मा है चेयरमैन? पेपर्स पढ़ते होंगे, मैगजीन पढ़ते होंगे, you know that? एक क्वेश्चन लिख लीजिए, रोल ऑफ एनजीओ, रोल ऑफ एनजीओ in post-independent India in development of women / empowerment of women. Development of women or empowerment of women, right? एनजीओ का क्या रोल है महिला इंपावरमेंट में और महिलाओं को एजुकेशन देने में, राइट है। एनजीओ का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, और एनजीओ कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं महिलाओं के अधिकार और महिलाओं के राइट्स से रिलेटेड, राइट है। कैसे उनके अधिकारों को बचाया जा रहा है। मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आपको पहले ही बताए हैं, मैंने आपको लॉ भी बता दिया, महिलाओं के रिगार्डिंग जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, इंस्टीट्यूशंस कुछ काम कर रही हैं, वो भी मैंने आपको बताया, राइट। अच्छा, 1-2 पॉइंट और, जैसे कि आपका नरेगा वगैरह है, तो वहाँ महिलाओं की भी कुछ सीटें रिजर्व करेगी। इसी तरह एनआरएलएम का जो प्रोजेक्ट है, राइट, वहाँ भी महिलाओं के लिए स्पेशल एड्रेस है, और उज्ज्वला स्कीम वगैरह में महिलाओं का ही रोल है। इन शॉर्ट, जो ज़्यादातर स्कीम्स आ रही हैं सरकार के तरफ से, उसमें महिला को प्रेफरेंस में रखा गया है। नाउ वी आर कमिंग टू लास्ट सेगमेंट, दैट इज द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। नेशनल Commission for Women, right? National Commission for Women, 1990s में this act was passed by Parliament and the body was set up 1992, right है
नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ओके, राइट, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। दिस इज द स्टैच्यूरी बॉडी, क्या है ये? दिस इज अ स्टैच्यूरी बॉडीज, राइट, ये एक स्टैच्यूरी बॉडी है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, और इसमें 1 चेयरमैन एंड 5 to 7 मेंबर्स, ये डिपेंड करता है सरकार के ऊपर, राइट है, और एक चेयरमैन होते हैं इनका, चेयरमैन। जनरली महिला जो आयोग है उसमें नेशनल लेवल का एक आयोग है, उसी तरह राज्यों में स्टेट महिला आयोग है। गेटिंग माय पॉइंट? महिला आयोग में महिला ही चेयरमैन होगा, लेकिन मिस्टर रावत एक पहले बंदे थे जिसको पोस्ट इसमें दी गई थी। तो महिला आयोग, इट इज अ स्टैच्यूरी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इज अ स्टैच्यूरी कमीशन। प्रेसिडेंट अपॉइंट करना है चेयरपर्सन को, लेकिन उसके लिए कमिटी बैठती है, वो कमिटी नाम रिकमेंड करती है, इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर, ऐसे कुछ लोग होते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, राइट। तो 1 चेयरमैन एंड 5 to 7 मेंबर, 3 to 5 ईयर का वेरिएशन भी है, जनरली 3 इयर्स, अभी तो फिलहाल 3 to 5 ईयर का कंसेप्ट चल रहा है। सो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इज अ स्टैच्यूरी बॉडी, इट इज नॉट अ पार्लियामेंट, इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होता है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मेंशन किया गया हो, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल्स, किसी प्रोविजन, किसी क्लाउज में मेंशन किया गया है, राइट। बट those are a statutory body that was passed by law, passed by the parliament, right है। तो लॉ पार्लियामेंट पास करती है और स्टैच्यूटरी बॉडी काम करती है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक नेशनल लेवल का कमीशन है जिसका मेन जो काम है वो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना। द मेन जॉब इज दैट टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ वुमेन, टू क्रिएट अवेयरनेस एंड एनी काइंड ऑफ एट्रोसिटी इफ हैपन इन सोसाइटी या एनीवेयर, दे इशू द सो कॉल्ड सो मोटो या नोटिस वगैरह इशू करना, उसके लिए एक्शन लेना, इवन पुलिस को प्रेशराइज करना, एडमिनिस्ट्रेशन को प्रेशराइज करना कि महिलाओं के साथ क्यों दुर्व्यवहार हो रहा है। जैसे अभी मणिपुर में हमने सुना था कि किसी महिला के साथ कोई घटना घट गई, उसके लिए महिला आयोग ने भी रिपोर्ट किया। या आपने पढ़ा होगा दिल्ली में निर्भया का मामला था, या रिसेंटली एक मामला हुआ, या इवन लिव इन रिलेशन में जो मर्डर हो गया था आफ्ताब सरदा वाला, उसमें भी इन्होंने एक्शन लिया। तो महिला आयोग एक बॉडी है जो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बनाई गई है, और इसका काम है कि लोगों को अवेयर भी करना और एक्शन भी लेने के लिए सरकार को या इंस्टीट्यूशन को प्रेशर करना कि आपको महिलाओं के अधिकार की रक्षा करनी है। हालांकि इसके पास कोई कोर्ट वाला पावर नहीं है कि किसी को पकड़ के जेल में डाल दें या कोई ईयर बाय ईयर जो सजा होता है वो दिया जाए। हाँ, रेकमेंड कर सकता है सीबीआई इंक्वायरी के लिए, या मान लीजिए किसी और इंस्टीट्यूशन में, या केस फाइल कर सकता है, कोर्ट में प्रेजेंट कर सकता है, नोटिस दे सकता है, ये सारी चीजें इनके पास है, राइट। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन लिखिए, 2-4 लाइन थोड़ा राइटिंग भी करना आपको इसमें। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इज ए स्टैच्यूटरी बॉडी come into force 1992, come into force 1992 by the Act of Parliament. It is an institution by the Act of Parliament mainly for protection of, that is created by the Act of Parliament 1992, Parliamentary Act 90 में पास हो गया 1992, for protection of 1990s में पार्लियामेंट ने पास कर दिया, लेकिन ये इन फोर्स हुआ 92 में, यानी ये बॉडी की एग्जिस्टेंस हुई है 92 में, राइट। Right, it is mainly for protection of right of women,
नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इतना बड़ा मत लिखना, NCWC, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ वुमेन, राइट। On the basis of this, in a state also, a state women commission was set up. Commission was also constituted. फर्स्ट चेयरमैन जो था नेशनल वुमेन कमीशन का, वो थी जयंती पटनायक। जयंती पटनायक वॉज अ फर्स्ट। जयंती पटनायक वॉज द फर्स्ट महिला आयोग प्रेसिडेंट। पहली महिला आयोग की प्रेसिडेंट जयंती पटनायक थी। The commission consists a chairman and 5 to 7 member या 5 member nominated by central government. सेंट्रल गवर्नमेंट। लिखना नहीं है, लेकिन जनरली ह्यूमन राइट से एंड चैंपियन ऑफ राइट ऑफ वुमेन, इस फील्ड से वो होते हैं। महिला आयोग जो है जनरली वुमेन ही होगा, और वुमेन्स के रिगार्डिंग उसमें SC ST का भी रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, लेकिन महिला ही होगा, राइट है। तो ये सारे लोग जो हैं मिल करके इस बॉडी को बनाते हैं और ये काम करते हैं। लिखिए प्राइम फंक्शन। प्राइम फंक्शन, फंक्शन following shall be the duty, following shall be duty oblique function, following shall be the duty or function of NCW. Number 1, या following are the important duties, shall be the duty। जो NCWC है उसका क्या काम है? नंबर 1, to investigate and examine, to investigate and examine matter relating to and examine matter relating to safeguards, provides या provided for women, provided for women under the constitution and other laws। Central government and constitutional law। Now point number 2, to present annual report to central government, central government annual report to central government regarding the safeguards of right of the woman। Next, to make ensure the implementation of these safeguards, related to rights of women, implementation of safeguards
that is related to women. Okay. To look out the case related to violation against women. To look out the case related to violence against the woman and take appropriate measures in this concern. Measures in this concern. अगर महिलाओं के खिलाफ कोई हिंसात्मक कार्रवाई हो रही है, कोई आपका गलत एक्टिविटी हो रहा है, उससे रिलेटेड काम करने के लिए उन्होंने जो एक्शन लेना. नेक्स्ट लिखिए, फॉर दिस कंसर्न. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट फंक्शन. टू लुक इनटू द कंप्लेन. To look into the complaint and take suo moto notice. Take suo, S-U-O, suo, M-O-T-O, moto. Suo moto ब्रैकेट में लिखना on concerns, खुद से. Notice of matter, suo moto notice of matter relating to ABCD करके पॉइंट लिखना. ए में डिप्राइवेशन ऑफ वुमेन राइट्स, डिप्राइवेशन ऑफ वुमेन राइट्स. बी में लिखना नॉन इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, नॉन इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉज and laws enacted to provide, non-implementation of laws enacted to provide protection to women, protection to women, and also achieve the equality, and also achieve the equality and development. Equality and development. का सेल्फ से, खुद से, अपने मर्जी से. उसके बाद लिखिए ऑन हिज ओन, ON ऑन, हिज OWN ऑन. आप अपनी मर्जी से, स्वतः संज्ञान, शुद्ध हिंदी बोलते हैं स्वतः संज्ञान, सेल्फ है, सेल्फ कॉन्सेंसस से एक्शन लेना. लिखिए टू इवैल्यूएट द प्रोग्रेस ऑफ द, हाँ नेक्स्ट पॉइंट है, जो भी नंबर्स है नेक्स्ट पॉइंट है. टू इवैल्यूएट द प्रोग्रेस ऑफ द, प्रोग्रेस ऑफ द, टू इवैल्यूएट द प्रोग्रेस ऑफ द डेवलपमेंटल वर्क that is under union and states. Next, to participate and advise, to participate and advise on the planning process of socio-economic development of women. Planning process of socio-economic development of, socio-economic development of women. Next point, to inspect a jail, to inspect jail, remand home, shelter home, and detention center or other places, detention center and other places where woman has put officially,
and take appropriate action in case of violation of any rights of women. Right? Any rights. और भी 2-4 पॉइंट है, बट मैं क्लास पॉइंट लिखवा रहा हूं. NCWC also work for the research related to women issue, and promote government to ensure the basic facilities and support system to the women. Ensure the rights, basic facility and rights to the women. Support system to support the basic facility study. 3-4 पॉइंट क्लब करके मैं बताया. बेसिक फैसिलिटी, स्टडी, देयर राइट्स. गवर्नमेंट को प्रेशर करना कि आपको महिलाओं के लिए काम करना है. व्हाट आई वुड लाइक टू कन्वे दैट इट्स अ ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट कि आपको काम करना है. राइट है, और काम करना है, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए काम करना है. यू कैनॉट एस्केप फ्रॉम दैट. ओके. जिस तरह नेशनल कमीशन ऑफ आपका शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब, इसी तरह से ये भी है. रिसर्च वगैरह को भी बढ़ावा देना है. ठीक है, लीगल एक्शन को भी लेना है. राइट. 1 चेयरमैन एंड 5 मेंबर्स होते हैं. ये सारा कलेक्टिव डिसीजन लेते हैं. इन शॉर्ट, व्हाट आई वुड लाइक टू कन्वे दैट द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इज अ स्टैच्यूटरी बॉडी that are taking appropriate measures regarding the right of women at it ensure that their rights and to create some kind of awareness in the society. राइट है. सरकार के पॉलिसी बनाने में, सरकार के सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट्स के रिगार्डिंग, महिला के अधिकारों को बचाने के लिए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इज अ गुड इंस्टीट्यूशन. दिस इज ऑल्दो नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बट इट इज अ वेरी इफेक्टिव इंस्टीट्यूशन. जैसे आज हम नीति आयोग देखते हैं. नीति आयोग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी but very effective institution. Earlier it was a planning commission and NDC. Similarly, women commission is not a constitutional, it is a statutory, right? It was created by the act of parliament, so it's a very important. Okay, so महिलाओं से related जो टॉपिक्स थे हमारे सिलेबस में हमने डिस्कस किया. राइट. हम आपको ये भी सजेस्ट करेंगे कि जो कुरुक्षेत्र मैगजीन है वो आपको रेगुलरली पढ़ना है. अगर इसमें महिलाओं से रिलेटेड कोई आर्टिकल्स, कोई प्रपोजल, कोई लॉ, कोई बिल ऐसा कुछ आता है या सरकार की पॉलिसीज को आपको ध्यान देना है. क्योंकि जो आपका सिलेबस है, जैसे मैंने कहा ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ रहा है सोसाइटी में, क्या इम्पैक्ट है महिलाओं के, क्या सरकार की योजनाएं चल रही हैं. जैसे मैंने अभी आपको कहा ई हार्ट है, गवर्नमेंट का एक स्कीम है महिला हार्ट. वो ऑनलाइन है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स पे, ऑनलाइन पे महिलाओं के से रिलेटेड जो कुछ प्रोडक्ट्स को सेल आउट करना है तो महिला को प्रेफरेंस देना है. जैसे आज NRLM प्रोजेक्ट चल रहा है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, वहाँ महिलाओं को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, महिलाओं को प्रमोट किया जा रहा है. नेशनल स्किल डेवलपमेंटल स्कीम है, वहाँ भी महिलाओं को प्रमोट कर रहे हैं. राइट है. तो महिला कंसर्न या महिला सेंट्रिक जो भी पॉलिसीज हैं वो आपको पता होना चाहिए. ठीक है. तो हम इस टॉपिक से निकल के एक छोटा सा टॉपिक है रीजनलिज्म, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे. राइट. क्या डिस्कस करेंगे हम लोग? रीजनलिज्म. जहां खत्म हुआ वहां से अलग पेज में लिखना है, क्योंकि आपको कुछ अगर राइटिंग करना पड़े या आप कुछ अपने इंफॉर्मेशन को उसमें डालना चाहें तो आप कर सकते हैं, या मुझे कभी लगे कि कोई पॉइंट डालना है तो आई कैन ऑल्सो मेड इट. यस प्लीज आस्क मी क्वेश्चंस. अच्छा हाँ, उनका क्या क्या.
अच्छा हाँ ठीक है, चलो मैं कुछ महिलाओं के नाम बता रहा हूं जो आप जो है लिख लो। ये महिलाओं ने जो है आपका राष्ट्रीय आंदोलन में, नेशनल मूवमेंट में इन्होंने काम किया है। कुछ महिलाएं हैं, जैसे हम स्टार्ट करते हैं 1857, ओके। यहां पे लक्ष्मीबाई, ये तो सबके जुबान पे है, और क्या उन्होंने किया आप सभी को पता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, राइट है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, आप जानते ही हैं, राइट। बनारस में बॉर्न हुआ, झांसी की रानी बनी, हस्बैंड मर गया, ग्वालियर तक फाइट करते रहे और लड़ाई करते करते देश के लिए शहीद हो गए। इसी तरह आपका हजरत महल, बेगम हजरत महल ऑल्सो रिलेटेड टू 1857, और लखनऊ से उन्होंने देश को रिप्रेजेंट किया, और इन्होंने भी ब्रिटिशर के खिलाफ आज़ादी की जो पहली लड़ाई थी, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट, उसमें उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, राइट। अब देखिए, इसके बाद जब हम आगे आते हैं, जब कांग्रेस का फाउंडेशन हो रहा है कंट्री में, या उस समय का जो टाइम पीरियड है अप्रॉक्सीमेटली 19th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, तो हम देखते हैं कि कुछ महिलाएं थी जिन्होंने काफ़ी काम किया। अब दो महिला का नाम आप याद रखना, एक थी कादम्बनी गांगुली और एक थी कामिनी रॉय। बोथ आर फर्स्ट ग्रेजुएट। कामिनी रॉय वॉज द फर्स्ट ऑनर्स ग्रेजुएट फ्रॉम कैलकाटा यूनिवर्सिटी, वो भारत की पहली महिला है ऑनर्स ग्रेजुएट, एंड कादम्बनी गांगुली पहली ग्रेजुएट। कादम्बिनी गांगुली और एक कामिनी रॉय ऑनर्स ग्रेजुएट, प्लेन ग्रेजुएट, मतलब फर्स्ट ग्रेजुएट अगर पूछेगा कोई बोलोगे कादम्बिनी गांगुली। इसके साथ चंद्रिका बासु भी था, बट यू डोंट राइट, कादम्बिनी गांगुली वाज द फर्स्ट ग्रेजुएट। फिर उसके बाद कामिनी रॉय ऑनर्स ग्रेजुएट, ओके। अब देखो बच्चे, रेवोल्यूशन में 1907 के समय एक थे भिखाजी कामा, इनको मदर ऑफ रेवोल्यूशन बोलते हैं। इन्होंने पेरिस में ट्राई कलर, भिखाजी कामा, रुस्तम भिखाजी कामा, इन्होंने पेरिस में जाके आपका ट्राई कलर फ्लैग किया, हमारा पहले झंडे का डिजाइन वगैरह इन्होंने दी थी। मदर ऑफ रेवोल्यूशन बोलते हैं इसको। नहीं, भिखाजी कामा, हाँ नहीं, ये तो आज का कमर्शियल हो गया। आज जो हल्दीराम वगैरह ये सब तो उसका कमर्शियल है, ठीक है। अब जैसे मोदी जी का सरनेम है, तो नीरव मोदी जी भी है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी भी हैं, राइट है। एक ललित मोदी जी भी हैं, गेटिंग माय पॉइंट। अब गांधी जी का सरनेम करके बड़े सारे लोग हैं। अब देखो बच्चे, जब हम आगे आते हैं तो 1916 और 17 में महिला हैं एनी बेसेंट, आयरलैंड की महिला हैं एनी बेसेंट। यहां पे होम रूल लीग मूवमेंट चलाया, एंड शी बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। ये पहले आईएनसी की प्रेसिडेंट हैं। 1917 कैलकाटा सेशन, राइट, ओके। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। लेकिन पहली इंडियन प्रेसिडेंट 1925 सरोजनी नायडू 25, कानपुर सेशन है ये, पहली इंडियन महिला सरोजनी नायडू 1925, इनका भी देश में कंट्रीब्यूशन है। फिर सुचिता कृपलानी जो यूपी की चीफ मिनिस्टर बनी, सुचिता कृपलानी, इनका भी नाम लिखिएगा, फ्रीडम फाइटर थी, ओके। अब देखो 1917 में जब चंपारण हुआ, यहां पर एक दो महिला है, अनुसुईया बेन, गुजरात की महिला है अनुसुईया बेन, और प्रभावती देवी, राइट, जयप्रकाश नारायण से कनेक्टेड है, अनुसुईया
अनुसुया बेन, प्रभावती देवी, प्रभावती देवी, ये बिहार से हैं। ये पीजेंट मूवमेंट और गांधीयन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए थे। अब बच्चे जब हम 1930 के आसपास आते हैं तो एक था रानी गैंडेलियू, नागालैंड की एक महिला है, नागालैंड, असम नागालैंड से एक महिला है, रानी गैंडेलियू, GANDLU। रानी का टाइटल इसको JL नेहरू जी ने दिया था। और CDM मूवमेंट 1930 में जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। और आप जानते हैं आजादी के बाद इनको जेल से छोड़ा गया, उस समय जेल में डाल दिया इनको। एंड शी बिकम फ्री आफ्टर इंडिपेंडेंट। उस समय सिर्फ 13 साल की महिला थी ये, रानी गैंडेलियू। शी कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द CDM मूवमेंट, राइट। और जेल में रही, अपने जिंदगी जवानी के दिन उन्होंने जेल में बिताए और आजादी के बाद इन्होंने अपनी आजादी या रिहाई लिया है, राइट। अब अगर हम आगे देखें तो क्विट इंडिया मूवमेंट के समय बहुत सारी महिलाएं थी जो देश में एक्टिवली काम किया, फ्रीडम मूवमेंट में कंट्रीब्यूट किए हैं। जैसे मैंने कहा उषा मेहता, क्विट इंडिया मूवमेंट में मुंबई से और अंडरग्राउंड होकर के रेडियो से अनाउंसमेंट करना, लोगों को कम्युनिकेट करना। उषा मेहता, उषा मेहता, उषा मेहता, राइट है। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, रेडियो अनाउंसमेंट का काम किया एंड शी कंट्रीब्यूटेड इन द फ्रीडम मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट। एंड मातंगनी हाजरा, इनको गोली मार दिया गया। मातंगनी हाजरा बंगाल से, मिदनापुर से हैं ये। मातंगनी, मातंगनी हाजरा, राइट है। फ्रीडम फाइटर हैं, पीजेंट हैं, महिला है। ये ट्राई कलर लेकर के मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में क्विट इंडिया मूवमेंट के समय फ्लैगिंग करने जा रहे थे। शी बिकम द विक्टिम ऑफ द ब्रिटिश क्रूएलिटी, मातंगनी हाजरा, राइट। तो ये जो महिलाएं हैं, इन महिलाओं ने कंट्रीब्यूट किया। एक दो महिलाएं और हैं जो 1930 में जब चिट्टागोंग आर्मोरी रेड हुआ उस समय आपका प्रतिलता बाडेकर और बंगाल से थी एक बीना दास जिसने कन्वोकेशन के वक्त गवर्नर को गोली मारा था, राइट है। प्रतिलता बाडेकर, प्रतिलता बाडेकर ये रेलवे के ऊपर अटैक किया, रेवोल्यूशनरी है। और बीना दास, बीना दास, शी हैज किल्ड द गवर्नर इन कन्वोकेशन, डिग्री लेते वक्त, राइट। तो ये जो महिलाएं हैं, दिस वुमेन हैव कंट्रीब्यूटेड इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। महिलाओं का योगदान क्या रहा आजादी से पहले या ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में? कुछ महिलाओं के नाम बताइए जिन्होंने नेशनल मूवमेंट में कंट्रीब्यूट किया। नेम द सम ऑफ वुमेन हु हैव कंट्रीब्यूटेड इन द नेशनल मूवमेंट ऑफ द कंट्री बिफोर इंडिपेंडेंस, राइट। अगर आपको मॉडर्न टाइम में महिलाओं के नाम पूछेगा तो बताओगे कल्पना चावला बताओगे, ठीक है, गौरा देवी बताओगे, मेधा पाटेकर बताओगे, इला भट्ट बोलोगे, म्यूजिक फील्ड से, साइंस फील्ड से, सोशल मूवमेंट के फील्ड से। उसके बाद कैप्टन लक्ष्मी सहगल, उसका भी नाम लिख लेना, वो INA से रिलेटेड थी। लक्ष्मी सहगल जो कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट किया। द्रौपदी, श्री द्रौपदी मुर्मू जी का भी नाम ले सकते हो। आधुनिक टाइम में जो महिलाएं हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस में, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, ये INA इंडियन नेशनल आर्मी जो सुभाष चंद्र बोस के साथ थी, इसमें लक्ष्मी सहगल का नाम लिख लो। बिफोर इंडिपेंडेंस से कैप्टन लक्ष्मी सहगल, ओके, राइट। तो दीज आर द वुमेन हैव कंट्रीब्यूटेड इन आवर हिस्ट्री इन नेशनल मूवमेंट। लक्ष्मी सहगल,
राइट। तो मुझे कुछ एनजीओज के नाम बताइए आप प्लीज, एक बार रिवाइज करो, मुझे बताओ कुछ एनजीओ जिन्होंने महिलाओं के अधिकार के लिए, महिलाओं को एम्पावर करने के लिए काम किया है। राइट। बोलिए कौन कौन से एनजीओ वगैरह हैं हमारे देश में, कुछ ऐसे महिलाओं के रिलेटेड। ठीक है। ओके ओके फाइन फाइन। अच्छा ये बताइए बच्चे कि ये जो महिलाओं से रिलेटेड जो अधिकार हैं वो कौन कौन से अधिकार हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए। व्हाट आर द मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दैट रिलेटेड टू वुमेन्स। कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से राइट्स हैं। सिर्फ रिजर्वेशंस के राइट हैं या कुछ और भी राइट्स हैं। और आर्टिकल 46 उसके बाद 46 में क्या लिखा है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए क्या सब है। मतलब उनको एड प्रोवाइड करनी है स्टेट टीपीएस थी ना ये। हम्म। सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो 47 में सर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना स्टेट गवर्नमेंट्स। ओके कुछ महिलाओं के नाम बताओ जो देश की आज़ादी में कंट्रीब्यूट किया है। Sarojini Naidu, हाँ Captain Lakshmi Sehgal, and Suchita Kiplani, जी जी Rani Lakshmi Bai, and जी। Begum Hazrat और Rani Gandhi, Usha Mehta. और नाम बता फिर और और बताइए और बताओ। कामिनी नायडू है कि कामिनी रॉय।
कामिनी रॉय, ओके। और कादम्बिनी कौन थी? भिकाजी कामा। क्या किया भिकाजी कामा ने? और चंपारण सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया, राइट, वेरी गुड। भिकाजी कामा और मातंगनी हाजरा, रानी गैंडलियू, ठीक है, फाइन, ओके। बच्चे नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है आपका रीजनलिज्म, ओके। पहले सुनिए फिर आप नोट डाउन करना। रीजनलिज्म दैट्स मीन क्षेत्रवाद। रीजनलिज्म हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है। रीजनलिज्म जो है इट्स अ पॉलिटिकल इशू एज वेल एज इट्स अ सोशियो कल्चरल इशू एज वेल। समटाइम इट इज कनेक्टेड विद द आइडेंटिटी कल्चर एज वेल, राइट। भारत, हाँ अभी आएंगे अभी इस पे एक्सप्लेनेशन पे मैंने पॉइंट बनाया, भी आएंगे प्लस लिखवाएंगे। थोड़ा मुझे एक बार अपने हिसाब से एक्सप्लेन करने दो, फिर मैं आपका सवाल का जवाब देता हूँ। सोशियो इकोनॉमिकल एंगल, पॉलिटिकल फैक्टर्स, राइट। हमारा जो रीजनलिज्म है वो एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है। रीजनलिज्म इज द क्रॉनिक इशू। रीजनलिज्म का मतलब क्या है? सबसे पहले पता चलना चाहिए व्हाट इज रीजनलिज्म। रीजनलिज्म का मतलब है कि हम किसी पर्टिकुलर रीजन के प्रति बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हों या हमारा उसके प्रति मोह बहुत ज़्यादा हो। आई मीन वी आर इंटरेस्टेड टू दैट। फॉर एग्जाम्पल, ये पेट्रियोटिज्म तो पूरे देश के लिए होता है। हमारी अटैचमेंट टू पर्टिकुलर रीजन, आई मीन दोज आर लिविंग दैट एरिया, दे आर डीपली कल्चरली, जो आप कह रहे हैं सोशली इंटीग्रेटेड टू देम, एंड दे आर नॉट टॉलरेंट टुवर्ड द अदर रीजन पीपल। सपोज समवन इज कमिंग टू महाराष्ट्र, मराठी पीपल आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट देम। जैसे महाराष्ट्र में क्या होता था, अभी भी अगर नॉर्थ इंडिया के कुछ लोग जा रहे हैं ना, तो वहाँ मन से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS के जो गुंडे या जो पार्टियां हैं उनके वर्कर मारते थे, पीटते थे कि आप बिहार से क्यों आए। वहाँ के लोगों को भैया बोला जाता है। वहाँ हिंदी भाषा बोलने से प्रॉब्लम है, वहाँ मराठा में मराठी चाहिए, राइट। तो ये जो सन ऑफ द सॉइल या एक तरह से आइडेंटिटी का जो फैक्टर है कि वो आइडेंटिटी क्राइसिस फेस करने लगते हैं, वो हो गया आपका रीजनलिज्म। जैसे नॉर्थ ईस्ट का हम एग्जाम्पल लेते हैं हिंदुस्तान में। नॉर्थ ईस्ट में क्या है कि बहुत सारे एथनिक ग्रुप हैं, उसमें आउटसाइडर को लेके बहुत बड़ा इशू है। असम में उल्फा वाले बोलते हैं ग्रेटर असम, राइट, हमें बड़ा असम चाहिए, और भारत को सेपरेट करने की बातें करने लगते हैं। ऑटोनॉमी की डिमांड होती है लेकिन बाद में सेपरेशन की बात होती है। तो वहां पे जो है उल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन ऑफ फ्रंट ऑफ असम, आउटसाइडर के खिलाफ एक मूवमेंट चलाता है और कहता है सन ऑफ द सॉइल तेरी, जो यहाँ का लोकल है उसी को जॉब मिले, राइट। इसी तरह बोडोलैंड, ग्रेटर बोडोलैंड, बोडो ट्राइब का नाम है, वो बोडो प्रोविंस चाहता है, ऑटोनॉमी चाहता है जहां आउटसाइडर के लिए जगह नहीं है। इसी तरह NDLF, नेशनल डेमोक्रेटिक लिबरेशन फ्रंट, या नागालैंड में ऐसे ग्रुप्स हैं, दे डोंट वांट दैट आउटसाइडर शुड कम एंड सेटल देयर, राइट। NSCM IM। इसी तरह आपके स्टेट में जम्मू कश्मीर में आते हैं, जब हम कश्मीर में जाते हैं तो अभी रिसेंट ईयर में, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे शरारती तत्व हो, आउटसाइडर को मारा जा रहा है, राइट है, टारगेट किलिंग हो रहा है। ओके, ये राजस्थान का बैंकर है, गोली मार दिया, टीचर है वहां का, मार दिया, कश्मीरी पंडितों को भगा दिया गया। यहां भी JKLF, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, लश्कर, हुरियत, अल बदर, अल जब्बार, बड़े सारे ग्रुप्स घूम रहे हैं, राइट। दे डोंट वांट दैट कि कश्मीर में एटलीस्ट आउटसाइडर सेटल हो जाए, राइट। ये भी एक रीजनलिज्म का एक एग्जाम्पल है। भारत में हम देखते हैं कि खालिस्तान का एक मूवमेंट बहुत ही प्रोमिनेंट मूवमेंट था पंजाब में, राइट। खालिस्तान का जो मूवमेंट था, दिस इज द एक्सट्रीम एग्जाम्पल ऑफ रीजनलिज्म। पहले अकाली पार्टी जो वहाँ की लोकल पार्टी थी, ऑटोनॉमी की बात करते हैं, चंडीगढ़ की बात करते हैं, वाटर शेयरिंग की बात करते हैं, एंड लेटर ऑन ऑटोनॉमी करते करते सेपरेट स्टेट की बात करते हैं, बोलते खालिस्तान सिखों के लिए एक अलग स्टेट बनेगा, राइट। और अगर वो नहीं दिया गया तो हम लोग आंदोलन करेंगे नहीं, लोगों को मारेंगे, किडनैप करेंगे, और उसको रिलीजियस के साथ कन्वर्ट कर दिया गया, राइट है। जैसे आपने देखा इंदिरा गांधी को मारा गया, या दरबार साहब पे हमला हुआ, राइट। उसके बाद हमने क्या देखा, कम्युनल दंगे दिल्ली में हुए, तो इसको कम्युनल एंगल भी दे दिया गया। गेटिंग माय पॉइंट। तो खालिस्तान का जो डिमांड है, अभी भी कभी कभी ये डिमांड ऐसे आते हैं, हमने न्यूज़ में या पेपर में पढ़ा कि कनाडा सपोर्ट कर रहा है जी, वहाँ सपोर्ट कर रहा है, तो खालिस्तान इज एग्जाम्पल ऑफ दैट। इसी तरह रीजनलिज्म का एग्जाम्पल जब हम साउथ में जाते हैं
तो डीएमके एक पार्टी है, ये पार्टी पुरानी पार्टी है। 1925 में जब हम सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट देखते हैं, या उस समय जो आंदोलन चल रहा था अपर कास्ट और लोअर कास्ट का, उसी से ये निकला है। और ये तमिल कल्चर की बात करता है। ये भी बोलता है आउटसाइडर है, नॉर्थ इंडिया के लोग यहाँ आके न सेटल हो, वो हिंदी स्पीकिंग ना करे, राइट है। वो कहता है हमको रीजनल लैंग्वेज, हमें तमिल तेलुगु चलेगा, हिंदी को हमारे पर फोर्सफुल नहीं कर सकते। सो व्हाट आई वुड लाइक टू से दैट भारत में डिफरेंट जो प्रोविंस हैं, जो डिफरेंट स्टेट है, वहां पे लैंग्वेज के नाम पे, कल्चर के नाम पे, वहां की जमीन के नाम पे, जॉब के नाम पे, कभी कभी पे सन ऑफ द सॉइल थ्योरी की आउटसाइडर यहां जॉब न करें, राइट। डोमिसाइल पॉलिसी को लेके लड़ाइयां होती रहती हैं, और आउटसाइडर दूसरे प्रांत से, दूसरे प्रोविंस से जो लोग आते हैं, दे फील वेरी वल्नरेबल, दे बिकम द सॉफ्ट टारगेट। अभी आपने कश्मीर में देखा होगा, कुछ एक दो गोलगप्पे वाले को मार दिया, दिहाड़ी मजदूर को गोली मार दिया। दिहाड़ी मजदूर क्या कर रहा है? वाई? टू क्रिएट अ पैनिक कि ये बिहार का बंदा है या महाराष्ट्र का बंदा, उसको मार दो जिससे दूसरे लोग ना आए, राइट। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रीम टाइप ऑफ रीजनलिज्म। रीजनलिज्म पहले सॉफ्ट होता है, जैसे मैंने क्या कहा, महाराष्ट्र में आप जा रहे हो, बोलोगे मराठी बोलो, और धीरे धीरे लोग वायलेंट हो जाते हैं। आपने देखा होगा ऑन स्क्रीन कि उसके रेरी कुलचे को तोड़ा जा रहा है, दुकानों को तोड़ा जा रहा है। साउथ में हिंदी को लेकर क्या प्रोटेक्शन, क्या मूवमेंट हुआ, हिंदी यहाँ नहीं चलेगा, राइट है। तो ये वायलेंट हो जाता है। अभी नॉर्थ ईस्ट का परफेक्ट एग्जाम्पल ले ही सकते हो, आए दिन लड़ाइयाँ होती रहती हैं वहाँ पे। नागालैंड, असम कोई जाना नहीं चाहता, जो मेरा पर्सनल एजम्पशंस है, राइट है। जिसी तरह कोई कश्मीर जाना नहीं चाहता, बहुत सारे लोग बोलते नहीं ठीक है 5-10 दिन घूमने के लिए ठीक है, दे डोंट वांट टू सेटल देयर, राइट। व्हाई? बिकॉज दिस इशू, राइट है। सो इसी को हम बोलते हैं रीजनलिज्म। रीजनलिज्म हम इसमें एनालाइज करेंगे क्यों हो रहा है, उसको टैकल करने का क्या प्रॉब्लम है, रीजनलिज्म का क्या वजह है। अब आप अपना सवाल कीजिए, क्या पूछ रहे थे आप? सोशियो कल्चर, सोशियो इकोनॉमिक। देखो, जब हम रीजनलिज्म की बात करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। रीजनलिज्म का कोई एक सिंगल कारण तो है नहीं। जब हम सोशियो इकोनॉमिक की बात करें, सोशियो कल्चरल की बात करें, तो सोशियो इकोनॉमिक मतलब वहां का इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे आज हम महाराष्ट्र जाते हैं, आप सुनते हैं कि महाराष्ट्र इज ए कैपिटल ऑफ इकोनॉमी, राइट। बहुत सारे लोग मुंबई जाते हैं, चाहे वो पिक्चर में एक्टिंग करने के लिए जा रहा हो, चाहे वो कुछ और करने के लिए जा रहा हो, जॉब करने के लिए जा रहे हैं, राइट। तो इकोनॉमिकल एंगल है, तो इकोनॉमी की वजह से वहां लड़ाइयां हो रही, क्योंकि वहां का लोकल बोल रहा है कि आउटसाइडर आके जॉब ले रहा है हमारा, राइट। अब कल्चरल एंगल इसमें क्या हो रहा है कि वहां के लोग यहां आएंगे तो हमारा कल्चर खराब होगा। जैसे नॉर्थ ईस्ट में उनको प्रॉब्लम है, आउटसाइडर क्यों आ रहा है, बंगालीज क्यों आ रहा है, बिहारी क्यों आ रहा है। और आपका जो वेस्ट बंगाल का जब पार्टीशन हुआ, बांग्लादेश बना, तो बांग्लादेश के लोग यहां क्यों आ रहे हैं, जिससे हमारा कल्चरल डिटोरिएशन हो रहा है, हमारा कल्चर खराब हो रहा है, कल्चर मिक्सिंग हो रहा है। जैसे आज बहुत सारी जगहों में हम देखते हैं कि वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट हो रहा है, और उसको लेकर के कुछ फंडामेंटलिस्ट ग्रुप पार्कों में अगर कोई कपल बैठा तो मार कुटाई कर रहा है। सुना है ऐसा आपने, राइट। या किसी को ऐसा भाई, एक बार तो ऐसा ही मामला, भाई बहन रास्ते में जा रहा, उसको पीटा गया, राइट। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये कल्चर, उसको ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर फॉरेन कल्चर इंपोज हो रहा है, राइट। तो इस तरह का जो कल्चरल है, तो उसको कल्चरल आइडेंटिटी का भी खतरा हो जाता है कि कहीं ना कहीं अगर आउटसाइडर, इफ समवन कम फ्रॉम आउटसाइड, दे ट्राई टू इंपोज योर कल्चर, राइट है। ऐसा होता भी है। सपोज कीजिए मैं आउटसाइड से आया हूं, हो सकता है आपका कल्चर हमारे कल्चर में, आप हमसे इन्फ्लुएंस हो जाए धीरे धीरे। जैसे अभी देखो हिंदुस्तान में इन्फ्लुएंस है, पिज्जा बर्गर का कल्चर आ ही गया है, वो तो कल्चरल ही है ना। आप मैकडोनाल्ड का पिज्जा यूज कर रहे हो, एवरीबॉडी हैप्पी, लेकिन वो देखो आपका कितना पैसा लेके जा रहा है। गेटिंग माय पॉइंट। सभी लोगों को वैलेंटाइन डे, यूथ को ठीक लग रहा है, मुझे जो ऐसा लग रहा है, वैलेंटाइन डे, फ्रेंडशिप डे, रोज डे, लेकिन कोई डोगरी में, कोई तमिल में, कोई तेलुगु में ऐसे डे नहीं मना रहे। 31st नाइट का कल्चर हो गया है ना, लिक्विड का कल्चर हो गया, व्हाट्सअप फेसबुक का कल्चर हो गया, लिव इन रिलेशन का कल्चर हो रहा है। तो इससे तो कल्चरल डिटोरिएशन है। तो ऐसी चीजें हो रही हैं। जब कहीं आउटसाइडर आ रहा है, कोई आउटसाइडर किसी दूसरे प्रोविंस में जा रहा है, दूसरे क्षेत्र में जा रहा है, तो वहां कहीं ना कहीं तो मिक्सचर हो ही रहा है। तो उससे जो वहां के दोज आर बिलीव कि हम चेंज ना करें, दोज आर ट्रेडिशनलिस्ट, जिसके लिए आपका एक थ्योरी है कल्चरल लैग करके। अमेरिका का एक स्कॉलर है, उसने ऑगबर्न ने एक थ्योरी दिया कल्चरल लैग। दे डोंट वांट टू चेंज, उनका कल्चर जैसा हमको वैसा ही चाहिए। जैसे
नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है, सेंटजील जारवा नाम के ट्राइब्स है। सेंटजील क्या किया, बंदा ही खा लिया, ह्यूमन हंटिंग, फ्राई कर दिया उसको चिकन की तरह। अमेरिका का जर्नलिस्ट था, नॉर्थ ईस्ट में गया, उसको मार के फ्राई कर लिया। इट्स ट्रू, आप न्यूज में देखो, एक जर्नलिस्ट को नॉर्थ नागा इसमें अंडमान निकोबार में सेंटजील इन ट्राइब ने मार दिया। अभी भी नागालैंड में ह्यूमन हंटिंग चल रहा है, ह्यूमन हंटिंग, चिकन की तरह फ्राई कर देंगे। वहां डॉग चलता है, कहीं कहीं पे पॉर्क चल रहा है। मैं कह रहा हूं कुछ ट्राइब इंसान को भी डाइजेस्ट कर रहे हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप सर्च करना। अंडमान निकोबार में यह है, इंसान को ही फ्राई कर रहा है। नागालैंड में ह्यूमन फ्राई चलता था। इट्स ट्रू। अभी अगर नॉर्थ ईस्ट में आप जाओगे, उनका हैबिट फूड देखोगे ना, आप ऐसे हिल जाओगे। सांप बिच्छू कौन खाता है? वो लोग खा रहे हैं, मगरमच्छ खा ले रहे हैं वो लोग। मैं बोला बंदे इंसान खा ले रहे हैं वो लोग। ऐसा ही सिस्टम बना हुआ है। तो अगर उस तरह का जो सिस्टम बनेगा तो कल्चरल डिटोरिएशन होगा, है ना, राइट? तो ये हालात है। फूड, ड्रेस हैबिट्स है। आप देखोगे उनका ड्रेस सेंस अलग होगा, उनका हेयर कट अलग होगा, उनके डिजाइन्स अलग होंगे, राइट? अभी आप साउथ में जाएंगे तो ये सूट बूट कम पड़ेगा, सीधा धोती, धोती भी नहीं, ऐसे ड्रेस, व्हाइट सब ड्रेस में रहेगा। वहां उनका अपना कल्चर है। वहां का पंडित बहुत ऑर्थोडॉक्स है, बहुत बड़ा बड़ा टीका, बहुत, मतलब अब हम किसी को गलत सही तो नहीं कह सकते, बट सबका अपना अपना स्टाइल है। उनको लगता है कि नॉर्थ का जो पंडित है, ब्राह्मण से, दे आर नॉट गुड, व्हाट आई बिलीव। साउथ इंडियन अपने आप को प्योर मानता है, अब बोलता है कि मैं सुपीरियर हूं, ये लोग इंफीरियर है। जैसे ब्रिटिशर रेस का एक कहते थे ना कि हमारा रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन चीजों की वजह से क्या हो रहा है, दंगे फसाद हो रहे हैं। अब मान लीजिए लैंग्वेज है, दे डोंट वांट टू अकोमोडेट विद द हिंदी। जनरली नॉर्थ इंडिया में क्या हिंदी चलता है, सभी लोग हिंदी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अगर आप हिंदी बोलोगे तो यू विल बी बायकॉटेड। साउथ में आइदर इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मलयालम, यही चलेगा, राइट? जैसे मैंने क्या कहा, महाराष्ट्र में एक बार ऐसी घटना हुई कि स्पीकर जो था पार्लियामेंट के अंदर, स्टेट असेंबली के अंदर, एक बंदा हिंदी में ओथ ले रहा है, राइट है, उसको एमएनएस के जो वर्कर थे मारा, उसको माइक फेंक दिया, बोला ना हिंदी में आप नहीं ले सकते हो, आप मराठी में लो। इट्स रॉन्ग, राइट? सो इस तरह से हमारे देश में जो है रीजनलिज्म बढ़ता है। लोग जॉब के चक्कर में कहीं आते हैं। अब देखो ये रीजनलिज्म को कैसे कम किया जाए, या उसके लिए क्या होगा। पहले तो नेशनल इंटीग्रेशन का काम हो, वन लैंग्वेज वन फॉर्मूला हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली वो पूरा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ट्राइब फॉर्मूला चल रहा है, ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला है, राइट है। उसके बाद डेवलपमेंट करवाया जाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करवाया जाए, ओके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करवाया जाए। जो मान लीजिए बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी के वर्कर हैं, वो किसी डेवलप एरिया में ना जाए, जिससे उनको वहीं जॉब मिल जाए, है ना। आप देखोगे जम्मू कश्मीर के लोग कम माइग्रेट हो रहे, क्यों? बिकॉज यहाँ पर रिसोर्स ज्यादा है, यहाँ प्रोस्पेरिटी ज्यादा। लेकिन रेदर यू विल सी कि मान लीजिए उड़ीसा का बंदा है, झारखंड का बंदा है, बिहार का बंदा है, वो आके वर्क कर रहा है, क्योंकि स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स है। कम्युनिकेशन बेहतर होना चाहिए। आज एक स्लोगन है ना, एक भारत श्रेष्ठ भारत। आज इतना हाईवे बन रहा, रोड, क्योंकि लिंक होगा। आज रेलवे लिंक होगा, प्लेन लिंक होगा, सी रूट होगा, उससे लोग समझेंगे, एडजस्ट कर पाएंगे, टॉलरेंस बढ़ेगा, कम्युनिकेशन सिस्टम बेहतर होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में 2 बॉडी है, जोनल काउंसिल, 5 जोनल काउंसिल्स हैं। जोनल काउंसिल भारत में नॉर्थ जोन, साउथ जोन, सेंट्रल जोन, इनकी मीटिंग्स करवाते हैं। जोनल काउंसिल इज ए स्टैच्यूटरी बॉडी, पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बना है, एंड होम मिनिस्टर हैज टू प्रिसाइड इट। जो कॉमन इश्यूज होते हैं राज्यों के या जोन के, उस पर डिस्कशन होता है। इसी तरह एक बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनल इंटरस्टेट काउंसिल, सॉरी इंटरनेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल भी है। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल 1961 में बना, एंड 86 में इट वाज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, ओके। इट मेनली टैकल द इशू ऑफ कास्ट, कम्युनलिज्म, ऐसे दंगे फसाद की चीजों को रोकने के लिए। 263 आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक अबाउट द इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर-स्टेट काउंसिल कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट एंड इट इज प्रिसाइडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और इंटर-स्टेट काउंसिल में सभी राज्यों के सीएम या जहां एलजी है वहां के गवर्नर वहां पार्टिसिपेट करते हैं, कॉमन इश्यूज को डिस्कस किया जाता है। इसी तरह गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस होता है,
राइट। हाँ, कम्युनलिज्म और रीजनलिज्म में फर्क यह है कि हम जब किसी धर्म के लिए, किसी एक पर्टिकुलर धर्म के लिए लड़ाई करते हैं, फंडामेंटलिज्म, दैट इज कम्युनलिज्म, कम्युनल। रीजनलिज्म, रीजन, प्रदेश के लिए, गुजराती, मराठी, बिहारी, आंध्रा, कहां से हो, आंध्रा से हो, गलत है, कहां से हो, बिहार से हो, डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, राइट। तो जब किसी रीजन, किसी क्षेत्र को लेके आप डिस्क्रिमिनेशन करते हो या स्पेसिफिक पॉलिसी बनाते हो, दैट इज कॉल्ड द रीजनलिज्म। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द रिलीजन, कौन, ओ मुस्लिम, ओ ना ना ना, हिंदू, ओ ना ना ना, ये सिख, क्रिश्चियन, ठीक है। तो जब हम धर्म के नाम पे, एक धर्म, जैसे हमारे हिंदुस्तान में क्या है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, है ना, लेकिन जब हम धर्म के नाम पे लड़ते हैं, एक दूसरे के साथ अकोमोडेट नहीं करते हैं, टॉलरेंस नहीं होते हैं, उनके साथ हम गुड बिहेवियर नहीं करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द कम्युनलिज्म। हम रिलीजन के नाम पे फाइट करते हैं। सारे रिलीजन ठीक हैं, गॉड इज वन, गॉड इज वन, द वे हमारा अलग अलग है, गॉड तो सभी का एक ही होता है, राइट है। आज मान लीजिए मैं हिंदू कम्युनिटी से हूं, मैं बोलूंगा सिर्फ मैं ही अच्छा हूं, XYZ बुरा है, तो ये गलत है, इसी को बोलते हैं कम्युनलिज्म। मेरे अंदर वो चीज होनी चाहिए कि मैं सभी धर्मों को एक्सेप्ट कर सकूं एटलीस्ट, राइट है। ठीक है, मैं क्रिश्चियन का या बुद्धिस्ट का फॉलो नहीं करूंगा, बट एटलीस्ट मेरे मन में वो टॉलरेंस होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, राइट। ये चीजें जो है कम्युनलिज्म को कम करता है। लेकिन जो कम्युनल होगा, जो फंडामेंटलिस्ट होगा, उनको लगेगा कि सिर्फ हम ही हम हैं और बाद बाकी जितना है वो खराब है। कम्युनिस्ट अलग है, वो पार्टी से लिंक है, पॉलिटिकल पार्टी है कम्युनिस्ट, जो मार्क्सवाद को फॉलो करता है, जो मार्क्स लेनिन को फॉलो करता है, वो कम्युनिस्ट है। कम्युनिस्ट जैसे CPM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, उसमें भी ग्रुप हो गया, मार्क्सवाद, लेनिनवाद। एक ग्रुप मार्क्स को फॉलो करता, दूसरा ग्रुप लेनिन को फॉलो करता। वो एक आइडियोलॉजी है, दिस इज अ पॉलिटिकल इशू। नाउ जो कम्युनलिज्म है वो धर्म से रिलेटेड है, वो सेक्ट से रिलेटेड है, रिलीजन से रिलेटेड है। जब हम एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आज हमारे लिए दुर्गा पूजा या हमारे लिए दीपावली बहुत अच्छा है, उसी तरह ईद, बकरीद, चाहे बैसाखी उनके लिए अच्छा है, तो हमको चाहिए कि मिलजुल के पार्टिसिपेट करें और उनकी भी रिस्पेक्ट करें, राइट है। तो ये हुआ आपका रिलीजियस टॉलरेंस, इससे कम्युनलिज्म नहीं होगा। लेकिन जब हम कहेंगे कि दुर्गा पूजा, दीपावली, ये सारी चीजें गुड हैं एंड रेस्ट इज बैड, ठीक है, देन इट इज अ कम्युनलिज्म। या हम उनको कहें कि अरे भाई आप मुस्लिम हैं, आप यहाँ नहीं आओ, भाई आप बुद्धिस्ट हो, आप यहाँ ना हो, आप क्रिश्चियन हो। सो जो हमारे मन में अगर हैटर्ड है किसी धर्म को लेके, तो वो गलत है, दैट इज कॉल्ड द कम्युनलिज्म, राइट। सो कम्युनलिज्म इज डिफरेंट थिंग, रीजनलिज्म इज डिफरेंट थिंग। रीजनलिज्म में हम रीजन को टारगेट करते हैं, जैसे आपने कभी सुना होगा ये बिहार का बंदा है, ये गुजराती बंदा, ऐसा एक माइंडसेट बन जाता है लोगों का। या जब हम उसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं लैंग्वेज के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे। जैसे आपने सुना होगा कि कोई ट्रेन जा रहा अभी आसाम साइड में, वहाँ उस स्टेशन पे उसको मारा गया, उसके बाद वहाँ गया ट्रेन तो वहाँ मारा गया, ठीक है। तो वो होता है रीजनलिज्म। भारत में दोनों चीज़ें हैं, हमारे सिलेबस में कम्युनलिज्म भी है, हम पढ़ेंगे उसको, कम्युनलिज्म भी है, लेकिन अभी हम रीजनलिज्म की बात करें। रीजन वाइज जो डाइवर्सिटीज़ हैं और उस डाइवर्सिटी को हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। जब आप राजस्थान जाएंगे तो वहाँ के लोगों का हैबिट अलग है, वहाँ का फूड अलग है, लोगों का लुक अलग है। साउथ इंडिया जाओगे वहाँ आपको अलग फील होगा, बंगाल जाएंगे आपका अलग फीलिंग होगा। भारत तो सब इंटीग्रेटेड है ना, राइट है। नॉर्थ में थोड़ा सा सिमिलैरिटी है, फ्रॉम जम्मू टू वेस्ट बंगाल थोड़ा बहुत, बिहार, यूपी, MP, जम्मू, पंजाब, हरियाणा, सब हिंदी बेल्ट है, राइट है। जैसे हम साउथ में जाते हैं वो डिफरेंट वर्ल्ड है, महाराष्ट्र डिफरेंट है, उड़ीसा थोड़ा डिफरेंट लगेगा, तमिल तेलुगु डिफरेंट लगेगा, आंध्रा डिफरेंट है आपका। गेटिंग माई पॉइंट। सो ये रीजन बोलते हैं इसके, रीजन, क्षेत्र के नाम पे लड़ाइयां होना। उसके बड़े सारे कॉजेज हैं, ज्योग्राफिकल फैक्टर है, इकोनॉमिकल फैक्टर है, सोशियो कल्चरल फैक्टर है, लैंग्विस्टिक फैक्टर है, पॉलिटिकल फैक्टर्स है रीजनलिज्म होने का। और भारत में कुछ रीजन डेवलप भी है। आज मैं फूड हैबिट की बात कर रहा हूं। फूड हैबिट अगर मान लो साउथ में देखा जाए तो जानते हैं वहां पे मिर्च बहुत खाते हैं, इडली डोसा, विंटर में भी दही चलता है, कर्ड चलता है। हम लोग जनरली विंटर में कर्ड नहीं खाते हैं, राइट है। लेकिन साउथ में, मैं एक बार हैदराबाद गया तो वहां पे देखा कि साउथ में जब मैं फर्स्ट टाइम गया, लगभग ये 5-7 साल पहले की बात है, तो शाम को डिनर के बाद जब मैं
लगभग फ्लाइट से 9-10 बजे उतरा, मुझे कहीं क्लास ही लेना था। तो जहाँ पे हमको स्टे कराया गया था तो वहाँ पे साउथ इंडियन आइटम ही था, लेकिन उसको बोला गया था कि ये बंदा नॉर्थ का है, इसको नॉर्थ का भी देना। तो नॉर्थ साउथ दोनों था, तो मैं नॉर्थ वाला लिया, लेकिन उसने कहा कि दही भी आपको लेना है, कर्ड भी लेना है। तो जब मैंने देखा तो ऐसा क्यों भाई, रात को तो हम लोग विंटर में लेते नहीं हैं। तो उसकी वजह उसने बताई कि आपको लेना चाहिए क्योंकि वो लोग स्पाइस बहुत खाते हैं, स्पाइस। उनके हर जगह नारियल की चटनी होगी। मॉर्निंग में इडली डोसा, मैं तो ऐसा हुआ 10-15 दिन में तो एकदम पक गया। मैंने कहा उसको पर्टिकुलरली हमें चपाती बना के दो, हमें पूड़ी दो, हमें इतना इडली डोसा मत खिलाओ, हमें उतना ज़्यादा। ठीक है, कभी कभी आप इडली डोसा खाओगे, लेकिन 10-15 दिन आप कैसे खा सकते हो? मॉर्निंग में इडली, मॉर्निंग में डोसा, ठीक है। उनका फूड हैबिट ही अलग है साउथ में। इसी तरह आप जैसे महाराष्ट्र में जाओगे, वहाँ का अलग फूड है, फिर लोगों का ड्रेस अलग है। वहाँ मैं लोगों को देखा कि लोग मंदिर जा रहे थे तो उनका ड्रेस एक अलग है। एक तो ब्लैक कपड़े में जा रहे थे, जब हम नॉर्थ में जाते थे कोई ड्रेस कोड नहीं है, एक वाइट कपड़े में जा रहे थे। मैंने पूछा किसी से, ये ब्लैक और व्हाइट का क्या है, ये ब्लैक एंड व्हाइट क्या है? बोला कि अलग अलग गॉड का अलग अलग रिलीजन, अलग अलग टाइप के ड्रेसेस होते हैं। बोला वहाँ पे ड्रेस कोड है, आप जब बालाजी तिरुपति जाएंगे वहाँ भी ड्रेस कोड होता है आपका, ठीक है। जबकि नॉर्थ में क्या है कि ये चीज़ें नहीं होती हैं, राइट। वहाँ अगर आप, वहाँ बहुत ज़्यादा लोग हिंदी नहीं समझ पाता, कितने लोग हिंदी नहीं भी जानते हैं, दे कैनॉट स्पीक हिंदी। हाँ, थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। उनका जब आप हिंदी सुनोगे तो आपको आश्चर्य लगेगा। इसी तरह बंगाल का अलग कल्चर है। भारत में डिफरेंट कल्चर है। अभी अगर आप ट्रेवलिंग करेंगे तो सच में हिंदुस्तान बहुत ही ब्यूटीफुल है। हर जगह का कल्चर कुछ न कुछ अच्छा, कुछ न कुछ अजीब लगेगा आपको। और अगर इस चीज को एक्सेप्ट ना किया जाए, वही रीजनलिज्म हो जाता है, राइट। एक पर्टिकुलर रीजन को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देना है, ठीक है। अब देखो ना, नॉर्थ, ये जो नॉर्थ ईस्ट है, वहां उल्फा, एनडीएलएफ, एनएससीएम, ये सब क्या है? ये सब दंगे फसाद कर रहे हैं, ये सब लड़ाई कर रहे हैं, बोल रहे हैं हमें आसाम को सेपरेट कर दो, हमें नागालैंड दे दो, हमें ये दे दो। जैसे खालिस्तान का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रीजनलिज्म। अब लिखिए द फैक्टर फॉर रीजनलिज्म। रीजनलिज्म के क्या फैक्टर है? देश में जो रीजनलिज्म है, हमारा जो रीजनलिज्म चल रहा है, उसके क्या फैक्टर है? क्यों रीजनलिज्म को बढ़ाया दिया जा रहा है? राइट, द फॉलोइंग फैक्टर्स are the main factor for regionalism. देखिए, इकोनॉमिकल फैक्टर, uneven economic development in the country, uneven economic development in the country is the most striking and common reason for reason, REASN, reason for regionalism, REGIONALISM, regionalism. People of relatively underdeveloped region lagging behind, LAGGI, lagging behind others, some underdeveloped state and people of that state moving to developed state, a developed part, people of less developed state is moving to developed state and they face discrimination.
This concept generate relative deprivation. Relative deprivation People of that state moving to difficult states. facing discrimination. Generate relative deprivation. Relative deprivation. Regional movement in Jharkhand. Regional movement in Jharkhand, Chhattisgarh, Telangana, resulting in a separate state, resulting into a separate state, is an example of separate state is an example of this. Further, Vidarbha in Maharashtra, VIDAR, Vidarbha in Maharashtra and Saurashtra in Gujarat, demanding Vidarbha in Maharashtra and Saurashtra in Gujarat. Saurashtra in Gujarat demanding separate state because of separate state because of the economic development. Due to economic disparity prevail in India, due to economic disparity prevail in India, regional movement generate. The problem of movement, they generate regional movement. The problem of uneven development uneven development may be increasing more after the adopting न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, LPG, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 91 में आया ना, उसके बाद और ज्यादा ये बढ़ने लग गया, क्योंकि कुछ राज्यों को तो फायदा हुआ और कुछ राज्यों को नुकसान हो गया, ये चीजें और बढ़ने लग गई. जो लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी है, इन्होंने एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट किया. लिखो कल्चरल आइडेंटिटी. सेकेंड पॉइंट, कल्चरल आइडेंटिटी. लैंग्वेज प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल language play an important role in cultural identity. In India, in cultural identity, full stop. In India, there are the different language and religion always induce regionalism या play important role in regionalism, इवन कम्युनलिज्म. ठीक है ना. रीजनलिज्म के लिए लैंग्वेज बहुत जिम्मेदार है.
अब एग्जाम्पल दे दो 1960 ऑनवर्ड इन तमिलनाडु, 1960 in 1960 in Tamil Nadu, anti-Hindi agitation, anti-Hindi agitation, comma, in Maharashtra during 90s, Marathi Manus, Marathi Manus, सर महाराष्ट्र में ईयर कौन सा बताया आपने? 1990s, around 1990s, 1990, concept of Marathi Manus and Marathi language, इंसान, मराठा का इंसान, and Marathi language and discrimination against the North Indian, नॉर्थ इंडिया के जो लोग आपका जा रहे हैं हिंदी स्पीकिंग, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन, ओके, अगेंस्ट द नॉर्थ इंडियन हिंदी स्पीकिंग, जैसे बिहार और यूपी, बिहार यूपी के बंदों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होना। नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी क्राइसिस, नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो एग्जाम्पल, हाँ, क्योंकि आउटसाइडर को वहां पे आउटसाइडर के खिलाफ जो मूवमेंट है, उल्फा का, बोडो का, ये सब भी एक आपका एग्जाम्पल है, उल्फा बोडो का जो एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पॉइंट, सोशियो कल्चरल फैक्टर, दिस फैक्टर ब्रिंग ह्यूज डिफरेंस, these factor bring huge difference between region, REG, region. In India, This factor brings bring huge difference between region. It encourages the feeling of, it increase the feeling of, आप थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन वही हो गया रीजनल नॉर्थ ईस्ट है ना, इंक्रीज, ठीक है ना, या इंक्रेज, रीजनलिज्म, रीजनलिज्म, socio-cultural factor give the identity, and when outsider come in that area, they feel identity crisis, come in that area, क्या लिखा लाइन, socio-cultural factor give the identity and when outsider came to come to in that area, the local people feel identity crisis, right? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पॉलिटिकल फैक्टर, आइडेंटिटी क्राइसिस, लोकल को लगता है हमारा आइडेंटिटी छीन रहा है, पॉलिटिकल फैक्टर, in India, regionalism always promoted by political party, promoted by political party. Most of the time it become a agenda for
political party. It become agenda for political party. For example, DMK in Tamil Nadu. DMK in Tamil Nadu. Akali resolution in Punjab by Akali Dal. Akali resolution. Shiv Sena, Marathi issue, Shiv Sena. Right? In Northeast, ASU, All Assam Student Union. ASU, ASSU, All Assam Student Union, comma, असम स्टूडेंट यूनियन, उसके बाद कॉमा देके असम गण परिषद. असम गण परिषद एक पार्टी है. गण परिषद, असम गण परिषद वॉज अ पार्टी दैट डिमांड या दैट प्रमोट गन, GAN गन. गन वो बंदूक वाला गन नहीं, गन, गण, GAN गण. असम गण परिषद, AGP always demanded protection of local peoples. हाँ, लोकल पीपल्स, असम गण परिषद. मैं ये कहूंगा आपको कि बहुत सारे जो पॉलिटिकल मूवमेंट हुआ ये इसी बेसिस पे है. अगर हम देखें तो शुरुआत के दिनों में खालिस्तान का जो मूवमेंट था पंजाब में, वो भी ऐसा ही था, पॉलिटिकल था. बाद में वो रिलीजन का एंगल ले लिया, बाद में वो फेनेटिस्ट हो गया, पॉलिटिकली था. तो मैं ये कह रहा हूं कि पॉलिटिक्स हमेशा होता है. आज जैसे हम साउथ इंडिया में जाते हैं तो वहां की पॉलिटिकल पार्टी रीजनल इशू को प्रोमिनेंट बनाता है. पॉलिटिकल फैक्टर हमेशा है. राइट है. अब देखेंगे हम अकाली का एग्जाम्पल चाहे उधर. अब दूसरी बात ये भी हम देखते हैं कि जैसे बॉर्डर इशू होता है, राज्यों के बीच में बॉर्डर के इशूज होते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी उसको कैश करने की कोशिश कर रहा है. जैसे पंजाब में, पंजाब हरियाणा का बॉर्डर, वाटर शेयरिंग का बॉर्डर, राइट है, चंडीगढ़ का इशू, राइट. ये सारी चीजें हम देखते हैं कि एक तरह से पॉलिटिकल हो जाता है. नेक्स्ट आप आइए, ज्योग्राफिकल फैक्टर. ज्योग्राफिकल फैक्टर, ज्योग्राफी. Usually people of one region oblique one state have a geographical boundary with the other state. Boundary with the other state. After independence, integration of princely state, resulted into merger of a small state into new big state. Big state. The loyalty of people also not clear. So dispute arises old territorial boundary with new territorial boundary.
एग्जाम्पल ऑफ उड़ीसा, एमपी, राजस्थान। नेक्स्ट, सम हिस्टोरिकल फैक्टर, सेकेंड लास्ट पॉइंट, सम हिस्टोरिकल फैक्टर उड़ीसा का, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, बाउंड्री को लेके वहां प्रॉब्लम्स है। अभी आप वेस्ट बंगाल का भी आप ले सकते हो, आसाम के साथ बाउंड्री या बिहार के साथ बाउंड्री, राइट है। वेस्ट बंगाल का डिस्प्यूट बिहार और बंगाल का बाउंड्री। फिर मैंने क्या कहा, हिस्टोरिकल फैक्टर्स। हिस्टोरिकली हम क्या देखते हैं कि द पीपल ऑफ वन स्टेट वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टेट, क्योंकि ब्रिटिशर के आने के पहले तो सब अलग अलग थे ना, तो एक हिस्टोरिकल फैक्टर भी आप कह सकते हो। साथ में जो वहां पे जो रहने वाले लोग हैं उनका भी अपना खुद का जो है चॉइस उतना ज़्यादा एडजस्टेबल नहीं होता है। हिस्टोरिकल फैक्टर में हम क्या देखते हैं, ड्यू टू सर्टेन हिस्टोरिकल रीजन, पर्टिकुलर रीजन हैव अ डिफरेंट विद द अदर, क्योंकि जो नेबरहुड पॉपुलेशन है उसके साथ उनका कुछ ना कुछ एक एनिमिटी क्लासेज रहता है। जैसे मैं जम्मू कश्मीर का, पंजाब का देखता हूं, जम्मू कश्मीर का, पंजाब का, आप अमृतसर की ट्रीटी के समय में, राइट, चाहे वह लद्दाख का पार्ट का देख लो, चाहे हरियाणा के साथ, पास्ट में जो घटनाएं हुई हैं हिस्टोरिकली, वो भी कहीं ना कहीं माइंड में लोगों का रहता है। जैसे कभी कभी आप सुनने में आप सुनोगे कि यहाँ के लोग बहुत बुरे हैं, यहाँ के लोग अच्छे हैं, सुनते हो आप लोग, कभी कभी माइंड में रहता है ना, ये बंदा ऐसा बंदा हो गया, जनरलाइज हम कर लिया कि पास्ट में ऐसी घटनाएं हो गई, इस वजह से अच्छा हो गया और बुरा हो गया, ऐसा है, माइंड में वो चीजें स्ट्राइक कर रही हैं, राइट। तो हिस्टोरिकल फैक्टर भी है रीजनलिज्म को बढ़ावा देने के लिए, राइट। अब इस रीजनलिज्म को कैसे कम किया जा सकता है, व्हाट आर द स्टेप्स। स्टेप्स में हमें मीन और कम्युनिकेशन को बढ़ाना होगा, कंट्री के बीच में इंटीग्रेशन करनी होगी, वन लैंग्वेज फॉर्मूला को भी बढ़ाना होगा, राइट है, क्योंकि नेशनल इंटीग्रेशन जितना होगा उतना ही रीजनलिज्म कम होगा, राइट। और सोसाइटी को टॉलरेंट बनाना होगा, राइट है। साथ में इंटरैक्शन करानी पड़ेगी, कल्चरल मिक्सचर करना पड़ेगा, लोगों के बीच में कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट बिल्टअप करना होगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक जोनल काउंसिल है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल है जो एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इंटर स्टेट काउंसिल्स हैं, गेटिंग माय पॉइंट, बॉर्डर कमीशंस हैं, ये सारी चीजें हैं। आपको केस स्टडी का जब एग्जाम्पल पूछा जाएगा तो आप नॉर्थ ईस्ट का टिपिकली लिखना ही कि वहां पे किस तरह से आपका रीजनलिज्म है, जो आउटसाइडर को लेकर के उनके माइंड में फीलिंग्स है। वो आउटसाइडर सिर्फ बांग्लादेशी नहीं है, वो इंडियन आउटसाइडर का भी एग्जाम्पल है। इसी तरह पंजाब में भी एक टाइम में आउटसाइडर को लेकर के फीलिंग्स था। इसी तरह से जम्मू कश्मीर का आप प्राइम एग्जाम्पल दे सकते हो, कश्मीर में आउटसाइडर को लेकर प्रॉब्लम था हमेशा से। यहां पर पीआरसी वगैरह आज डोमिसाइल पॉलिसी है, ऑलवेज देयर। साउथ इंडिया में लैंग्वेज को लेकर के महाराष्ट्र में ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। झारखंड जो बना था, जो राज्य बना था झारखंड, वो रिसोर्स की वजह से बना था कि झारखंड का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। बिहार से उसको ब्रैकेट करके उसे अलग कर दिया गया। उसी तरह उत्तराखंड का आज विदर्भा नाम का एक स्टेट चल रहा है महाराष्ट्र में, और आप जानते हैं कि वहां पे बहुत ज्यादा पॉवर्टी है, डिप्राइवेशन है, राइट। सौराष्ट्र की डिमांड चल रही है। भारत में छोटे छोटे राज्य को प्रमोट करने के लिए भी पॉलिटिकल पार्टी आगे आते हैं, उनका एक कैंपेन चलता है। जैसे झारखंड में आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा एक पार्टी था, जेएमएम, जो झारखंड को अलग करने का डिमांड कर रहा था। जैसे तेलंगाना मूवमेंट है, राइट। तो व्हाट आई वुड लाइक टू से दैट रीजनलिज्म के पीछे बहुत सारी वजह होती है। रीजनलिज्म जो है भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि ये समस्या अभी कुछ समय से कम है, लेकिन ये समस्या है। बाउंड्री को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, वाटर को लेके, आज कावेरी वाटर को लेके जानते हो, कावेरी में तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, एक बबली बराज है महाराष्ट्र में, राइट है, एक मुल्ला पेरियार डैम है। ऐसे कुछ डैम्स है जो स्टेट को लेके। अभी आपने नॉर्थ ईस्ट में कुछ दिन पहले पढ़ा होगा, मेघालय और असम में पुलिस फायरिंग हो गया, बड़े सारे लोग मारे गए, बाउंड्री डिस्प्यूट था असम और मेघालय के बीच में, राइट। सो बाउंड्री भी एक रूट काउज है कॉन्फ्लिक्ट का,
ओके, जिस वजह से भी रीजनलिज्म भारत में बढ़ावा देता है। ओके, चलिए एक बार इतना पढ़ो, आज इतना ही रखेंगे। आप इसको एक बार मुझे रिवाइज करके बताइए कि रीजनलिज्म क्यों ग्रो होता है। कोई एग्जांपल बताओ रीजनलिज्म का, व्हाट आर द फैक्टर्स एंड हाउ रीजनलिज्म, कोई केस स्टडी, ये सब आपको एग्जाम में बताना है कि किस तरह से बोडो, उल्फा, एनडीएलएफ, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन इज डिमांडिंग फॉर द सेपरेट स्टेट, स्टेटहुड और ऑटोनॉमस प्रोविंसेस। क्या होता है रीजनलिज्म बच्चे? जब हम आपसे पूछें व्हाट इज रीजनलिज्म, रीजनलिज्म को कैसे बताओगे? और डिस्क्रिमिनेशन होना बेसिस ऑन रीजन। क्या क्या फैक्टर्स है? सबसे बड़ा फैक्टर सर इकोनॉमिक इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, सोशियो कल्चरल है, रिसोर्स स्कार्सिटी है, राइट है। तो ये सब एक फैक्टर्स है, राइट। कोई रीजनलिज्म का कोई एग्जाम्पल, कुछ राज्यों का एग्जाम्पल, कोई किसी जगह के एग्जाम्पल आप देंगे जो भारत में रीजनलिज्म का परफेक्ट एग्जाम्पल है? इकोनॉमिक में जो ज़्यादा इंक्रीज कर गए हैं, जैसे हाँ हैदराबाद हाँ हाँ, होना चाहते हैं राइट। जी। क्या प्रॉब्लम है उनको? व्हाट वाज द प्रॉब्लम? डेवलप हो चुकी है ना, अच्छा, डेवलप हो सके। ओके, नॉर्थ ईस्ट में क्या चल रहा है? एथनिक कल्चर, कोई ग्रुप्स वगैरह याद है वहाँ पे? कौन कौन से ग्रुप्स हैं? उल्फा बोडो असम, क्या बोलते हैं, उनकी क्या डिमांड है? व्हाट आर द मेजर डिमांड? they want कि जो उनके खालिस्तान वगैरह का क्या था मामला? खालिस्तान before they were speaking different language पे लिंग्विस्टिक बेसिस पे। लैंग्विस्टिक बेसिस पे जो है उनको करना है। अच्छा, क्या हमारा इकोनॉमिक भी फैक्टर होता है जब हम रीजनलिज्म की बात करते हैं? तो क्या इसका कोई इकोनॉमिक एंगल भी है? कैसे इकोनॉमिक एंगल है?
सर कुछ स्टेट्स हैं जिनमें फैक्ट्रीज हैं, कुछ स्टेट में नहीं है, हाँ। कोई जगह नहीं है, तो दोनों और में अच्छा, महाराष्ट्र में क्या इशू है बच्चे? मराठी ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखो। What is regionalism? What is regionalism? And discuss the major factor of what is regionalism and discuss the major factor of regionalism in India with suitable example of some regional movement. With suitable example of regional movements. जैसे आप झारखंड का कह सकते हो, नॉर्थ ईस्ट वगैरह में, तेलंगाना का। सो रीजनलिज्म के क्या काउजेस हैं, किन वजहों से होता है, कुछ एग्जांपल्स वगैरह भी इसका आपको देना है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके मेजर्स वगैरह हाउ इट कैन बी टेकन और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल, जैसे मैंने आपको कहा, जनरल काउंसिल वगैरह उसको डिस्कस करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा डिस्कस करेंगे। राइट है? कोई सवाल है आपका बच्चे? एनी डाउट्स? आर यू अंडरस्टैंडिंग मी? दिस इज योर फर्स्ट क्लास, प्लीज कंटिन्यू। राइट है? अगर आप पूरी चैप्टर को सुनोगे पूरी क्लास को, तो मुझे नहीं लगता बुक की कोई जरूरत पड़ेगी। अगेन आई विल रिपीट कि आपको कुरुक्षेत्र मैगजीन पढ़ना है और 11th 12th वाली जो बुक है एनसीईआरटी वो देख लेना है, या पीएसएन पब्लिकेशन का बुक देख लेना है। सर जो अभी नेक्स्ट ईयर के लिए जो हमें मेंस का अलग देंगे, तो उसके लिए हमें कुरुक्षेत्र किस मंथ से पढ़ना है? मैं मानता हूं कि 1 ईयर, जो आपके एग्जाम का प्री से 1 ईयर पहले, मतलब ये आपका डेली हैबिट होना चाहिए, क्योंकि साल 2 साल आपको लग जाएंगे एग्जाम कंप्लीट करने में। जैसे हम हिंदू पेपर पढ़ते हैं या मान लीजिए कोई न्यूज वगैरह देखते हैं, तो साल 2 साल का आपके पास होना चाहिए। दिस इज सम काइंड ऑफ बुक, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको आज से ही पढ़ना चाहिए। और कोई पुराने भी अगर कोई अच्छे आर्टिकल्स होंगे तो आप कर सकते हो। साल 2 साल का रखना चाहिए, मतलब एक हैबिट बना लो कि हमको पेपर पढ़ना, योजना कुरुक्षेत्र हर मंथ का पढ़ना है। राइट है? उसमें जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आ रहे हैं, क्योंकि रूरल इंडिया में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो टेक्नोलॉजिकल चेंज हो रहे हैं, जो सरकार की पॉलिसीज आ रही हैं, उससे वो आपको अप टू डेटेड रखेगा। राइट? क्योंकि इतना लेटेस्ट टेक्स्ट बुक में नहीं होता है। ठीक है? थैंक यू वेरी मच। कोई सवाल तो नहीं है बच्चे आपका? नो क्वेश्चन? ओके, ठीक है, पढ़ते रहना है, मैं आपका टेस्ट भी लूंगा। ठीक है, थैंक यू।